नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अनिवार्य हिंदी बीएससी पाठ प्रथम की यह कक्षा है और इसमें हम अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग में अध्ययन कर रहे थे। पद्य भाग का पाठ हमारा था गिरजा कुमार माथुर और उनकी कविता 15 अगस्त। इस पर हमारी पूर्व में 4 चर्चाएं हो चुकी है और जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम प्रत्येक पाठ की अंतिम चर्चा उस संपूर्ण पाठ पर प्रश्नोत्तर पर आधारित रखते हैं। तो बीएससी पाठ फर्स्ट की इस कक्षा में आज हम इसी पाठ पर अध्ययन करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके जो बिंदु हैं आज की चर्चा का, वह इस पाठ का अंतिम चर्चा है, अंतिम बिंदु है और वह है प्रश्नोत्तर। गिरजा कुमार माथुर पर इससे पहले हम कुल 4 चर्चाएं कर चुके हैं, जिसमें गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व, साहित्य यात्रा, जीवन यात्रा, उनकी साहित्यिक सेवाएं और उनकी राजकीय सेवाएं की, और उनका सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल है वह आकाशवाणी में सेवाएं देने से रहा, विविध भारती में सेवाएं देने से रहा, ऑल इंडिया रेडियो में सेवा देने से रहा और साहित्य जगत में भी वो बराबर सक्रिय रहे। उन्होंने प्रभुत मात्रा में साहित्य लिखा है और जो आपके पाठ्यक्रम में जो कविता शामिल है 15 अगस्त, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है और इसीलिए हम इसका अध्ययन भी कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में है। और इस पाठ पर बनने वाले जो गिरजा कुमार माथुर के जीवन, साहित्य से संबंधित होंगे, इस कविता से संबंधित होंगे, सभी प्रश्नों को इसमें लगभग आपके सामने 40 से भी ज़्यादा प्रश्न हमने रखने का प्रयास किया है। उन प्रश्नों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और साथ ही आप लोगों को के सामने उसके उत्तर भी होंगे, तो उनको आपको याद करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो उनका जन्म 22 अगस्त 1919 अशोकनगर मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर की प्रथम कृति का नाम व प्रकाशन वर्ष भी बताइए। प्रथम कृति का तात्पर्य यहाँ पर जो उनका प्रथम काव्य संकलन है, प्रथम कविता संग्रह है, उससे है और यह मंजीर था और इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो स्पष्ट है, गिरजा कुमार माथुर का जो कृतित्व है वह वैसे तो छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक फैला हुआ है, लेकिन जिस वाद के माध्यम से ये हिंदी जगत में सामने आए वह प्रयोगवाद है, क्योंकि अज्ञेय ने अपने प्रथम तार सप्तक में ही 1943 में इन्हें स्थान दिया था और इनकी रचनाओं को प्रकाशित किया था। तो समग्र रूप से उत्तर होगा प्रयोगवाद। अगला प्रश्न, 15 अगस्त कविता किसकी रचना है। तो इस तरह के साधारण प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसे प्रत्येक पाठ के प्रत्येक कवि की कविता का आपको नाम याद रखना है कि उनकी कौन सी कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो यहाँ पर 15 अगस्त जो कविता है वह गिरजा कुमार माथुर की है। अगला प्रश्न देखिए, गिरजा कुमार माथुर की उस रचना का नाम बताइए जिसको अंतरिक्ष युगीन काव्य कहते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जो आज का वैज्ञानिक बोध है या कि जो विज्ञान की प्रगति है उस पर खासा ध्यान था कि यह जो विज्ञान की प्रगति है वो मानव कल्याण की ओर जा रही है या मानव के विनाश की ओर जा रही है। विज्ञान का जो इस्तेमाल है, विज्ञान का जो प्रयोग है वह किस ओर जा रहा है, इस पर भी उन्होंने 2 काव्य लिखे हैं, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। तो यहाँ पर जो उनका अंतरिक्ष युगीन काव्य है
वह पृथ्वी कल्प माना जाता है। समीक्षकों द्वारा उसे अंतरिक्ष युगीन काव्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर को किस रचना के लिए चेकोस्लोवाक सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था? हमने उनकी जीवन यात्रा के संदर्भ में पढ़ा था कि उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की भी यात्रा की थी और उसी सरकार ने उन्हें पृथ्वी कल्प पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा था। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंध न सका, भीतर नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, छाया मत छूना मन, कल्पांतर और पृथ्वी कल्प। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक और भी रचना है उनकी, वक्त के हूँ सामने, एक महत्वपूर्ण रचना है, उसका भी नाम आगे आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 अगस्त कविता में गिरजा कुमार माथुर ने क्या कहा है या क्या कहना चाहते हैं? उसमें कवि ने कहा है कि स्वतंत्र भारत की आराधना करते हुए भारतवासियों को मार्ग की बाधाओं, आर्थिक असमानता, शोषण, वर्ग वैषम्य, शत्रुओं के षड्यंत्र से सचेत रहने आदि की बात कही है। अगला प्रश्न है, कवि ने 15 अगस्त कविता में किसको सावधान रहने के लिए कहा है? तो उत्तर होगा पहरवे, अर्थात देश के रक्षकों, सीमा प्रहरियों व जनता को सजग और सावधान रहने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने 15 अगस्त कविता में सजग रहने के लिए क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि विगत अंधकार आज भी समाज को प्रभावित कर रहा है और उस अंधकार को मिटाना है, इसके लिए सजग और सावधान और कर्तव्यनिष्ठ रहना है। अगला प्रश्न है, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, इसमें पहली रत्न हिलोर से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा नव चेतना युक्त आज़ादी। नव चेतना युक्त आज़ादी, ये एक प्रकार से रत्नों से भरी टोकरी से कम कवि नहीं मानता है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त कविता में गिरजा कुमार माथुर ने समाज को किससे मृत बताया है? और कविता में कवि ने लिखा है कि शोषण से मृत है समाज, अर्थात भारतीय समाज अंग्रेज़ों के दीर्घकालीन शोषण से मृत प्राय हो गया है। हर तरफ से वह खाली और जो कि कमज़ोर हो चुका है, इसी के लिए कहा है कि शोषण से मृत है समाज। अगला प्रश्न है, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, पंक्ति के अनुसार क्या होना शेष है? अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, पंक्ति के अनुसार क्या होना शेष रह गया है? तो इसका उत्तर होगा सही अर्थों में व्यापक व पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि कवि ने एक पंक्ति में लिखा है कि प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, अर्थात हमने स्वतंत्रता रूपी जो स्वर्ग प्राप्त किया है उसका केवल प्रथम चरण ही पूरा हुआ है। पूरा चरण पूरा स्वर्ग पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना या स्वर्ग की प्राप्ति होना भारत का चरमोन्मुखी विकास और नव निर्माण करने से ही संभव है। अगला जो प्रश्न है वह है, खुले देश के द्वार खाली स्थान समान रहना, पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थियों, आपको के पाठ्यक्रम में जितनी भी कविताएं शामिल है वो छोटी छोटी कविताएं हैं, उन्हें आप याद रखें। अगर याद रखेंगे तो इस तरह के प्रश्न तो आप चलते हुए भी कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, तो यहाँ पर उत्तर आएगा अचल दीपक। अगला प्रश्न है, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, पंक्ति में कवि ने डगर को कठिन क्यों बताया है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि शत्रु तो हट गया है, अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन उसकी छायाओं का भय वर्तमान भी है। अभी देश के सामने कई तरह की समस्याएं बाकी है, जिनका जिक्र हम पूर्व की चर्चाओं में कर चुके हैं। जातिवाद है, सांप्रदायिकतावाद है, अलगाववाद है, सिमटी हुई सीमाएं हैं
आदि कई तरह की समस्याएं हैं और उन्हीं का डर कवि को है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त कविता में कवि ने किसका अमर विश्वास है, कवि को किसका अमर विश्वास है या हो गया है? कवि को इस बात का विश्वास हो गया है कि नई जिंदगी आ रही है, नव युग आरंभ हो चुका है। उन्होंने लिखा भी है, आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। यानी कि भारत का नव निर्माण शुरू हो चुका है, भारतवासियों को एक नई जिंदगी मिली है और वो बड़ी बेहतर होगी। हम कर्मशील रहेंगे और जीवन बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्ति आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है में कवि का कौन सा स्वर या कौन सा भाव मुखरित हुआ है? तो यहाँ पर उत्तर होगा आशावादी स्वर मुखरित हुआ है, क्योंकि कवि को आशा है, विश्वास है कि भारत को एक नई जिंदगी मिलेगी, भारत कई मंजिलें आगे विकास की पार करेगा, ऐसा कवि का विश्वास है। और विश्वास साधारण विश्वास नहीं है, बल्कि अटल है और अमर है। प्रश्न नंबर 17, 15 अगस्त कविता में सांवली कोर से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा विगत दुखों का अंधियारा। उसके लिए कवि ने सांवली कोर कहा है। विगत सांवली कोर, विगत का मतलब बीता हुआ, यानी कि विगत दुखों का जो अंधकार है, अंधियारा पक्ष है, उसके बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त कविता में आए अम्बुदि शब्द का अर्थ बताइए, या यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका उत्तर होगा सागर। आप ध्यान रखिए, सागर, अम्बुदि का अर्थ सागर है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त कविता में पहरवे शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका पहरवे का शाब्दिक अर्थ है पहरेदार या प्रहरी, रक्षक, जो सीमा पर तैनात रहता है। अगला प्रश्न है, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पंक्ति में जनगंगा में ज्वार से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा जनता में हिलोर लेता उत्साह, उमंग और जोश, जो आज़ादी के फलस्वरूप भारतीय जनमानस में व्याप्त था, यानी कि स्वाधीन चेतना का ऊर्जस्वित भाव ही जनगंगा में ज्वार है, अर्थात उसका तात्पर्य यही है। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर को छायावाद के उत्तर सीमांत का कवि एक महत्वपूर्ण विशेषण है, कवि के लिए महत्वपूर्ण विशेषता है, किसने कहा है? तो कवि जो आलोचक है डॉक्टर कांति कुमार जैन, उन्होंने गिरजा कुमार माथुर को छायावाद के उत्तर सीमांत का कवि कहा है। वो इसलिए कहा है कि गिरजा कुमार माथुर की जो वास्तविक साहित्य की यात्रा या साहित्य जगत में जब वो प्रकाश में आए थे, तो छायावाद लगभग समाप्त सा हो गया था, छायावाद का प्रभाव क्षीण हो गया था, और वो समय था 38-40 के, 1938 और 40 के आसपास का, यानी कि छायावाद की अंतिम सीमा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यह है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की साहित्यिक पत्रिका गगनांचल पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर के मंजीर काव्य की भूमिका किसने लिखी थी? तो पूर्व की चर्चाओं में हमने इस बारे में आप लोगों को बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जो कि उत्साह के कवि हैं, विद्रोह के कवि हैं, उनसे ये प्रभावित भी थे, और स्वयं निराला भी उनके गिरजा कुमार माथुर की कविताओं की प्रशंसा किया करते थे। इसीलिए गिरजा कुमार माथुर का जो 1941 में प्रकाशित हुआ प्रथम काव्य संग्रह मंजीर, उसकी जो भूमिका है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर के गिरजा कुमार माथुर के किस काव्य को विज्ञान काव्य कहा जाता है तथा उसका प्रकाशन वर्ष भी बताइए। तो गिरजा कुमार माथुर का जो विज्ञान काव्य है वह कल्पांतर है, जिसका प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर रचित नाटक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा जन्म कैद, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कब? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर याद रखें। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला और वो 1991 का है। 1991 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी भाषा का साहित्य का, वो गिरिजा कुमार माथुर को मिला है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम विज्ञान काव्य कौन सा है तथा उसके रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा, हिंदी का प्रथम विज्ञान काव्य पृथ्वीकल्प है। पृथ्वीकल्प है, रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर है। हिंदी साहित्य के एक बड़े समीक्षक है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, उन्होंने पृथ्वीकल्प को हिंदी का प्रथम विज्ञान काव्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, हम होंगे कामयाब समूह गीत के रचनाकार कौन है? यह एक महत्वपूर्ण गीत है जो भारत में लगभग सभी अवसरों पर जन भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए, जन भावनाओं में एक प्रकार से एकता का संचार करने के लिए या उत्सवों पर यह गीत बड़े ही उत्साह के साथ गाया जाता है और इसके रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर, हम होंगे कामयाब। और अगला जो प्रश्न है वह है, गिरिजा कुमार माथुर की काव्य सृजन की यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ हुई? तो उत्तर होगा, गिरिजा कुमार माथुर की काव्यात्मक शुरुआत 1934 में ब्रज भाषा के परंपरागत कवित्त और सवैया लेखन से हुआ। कवित्त सवैया छंदों के प्रकार है, इन छंदों में उन्होंने काव्य रचनाएं करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर हिंदी के किन कवियों की रचनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो गिरिजा कुमार माथुर विद्रोही स्वभाव के, विद्रोही काव्य परंपरा के जो रचनाकार है, जो स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसमें लगे हुए स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साह बढ़ाने के लिए काव्य रचनाएं किया करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो एक प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन के हिस्से भी थे, कई बार जेल गए हैं, इन कवियों की रचनाओं से वो अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर ने अपनी रचनाओं में विषय से अधिक किस बात पर ध्यान दिया है? तो गिरिजा कुमार माथुर के लिए कहा जाता है कि उनकी रचनाओं में विषय से अधिक टेक्निक पर ध्यान दिया गया है और टेक्निक में वो रंगों, ध्वनियों और प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं? इसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं और इसका उत्तर होगा 1943 में प्रकाशित जो प्रथम तार सप्तक है, जिसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था, उसमें गिरिजा कुमार माथुर को स्थान दिया गया था। तो उत्तर होगा प्रथम तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर को प्राप्त पुरस्कार सम्मान के नाम बताइए कि उनको हिंदी में साहित्य लेखन के लिए कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। एक तो चेकोस्लोवाक सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, वह विदेश में दिया गया था, दूसरे देश के द्वारा दिया गया था, लेकिन हिंदी जो कि भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के किसी राज्य विशेष के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए हैं वो 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार है। एक तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा सलाह का सम्मान और तीसरा है व्यास सम्मान, जो कि हिंदी के प्रतिष्ठित सम्मान है। प्रश्न नंबर 34 है, छाया मत छूना मन, जो एक महत्वपूर्ण गीत संग्रह है, इस गीत संग्रह के लेखक का नाम बताइए और प्रकाशन वर्ष भी बताइए। तो उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर और प्रकाशन वर्ष है 1978। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर की समग्र काव्य यात्रा से परिचित होने के लिए उनकी कौन सी पुस्तक का अध्ययन करना आवश्यक बताया गया है या कि आवश्यक है, या कि गिरिजा कुमार माथुर ने किस रचना में अपनी समग्र यात्रा का
परिचय दिया है, अब उसके बारे में बताया है। तो उत्तर होगा मुझे और अभी कहना है। इस रचना को पढ़ना जरूरी है या जरूरी बताया गया है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त कविता में उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तमान रहना, पंक्ति में इंदु शब्द का अर्थ बताइए। तो इंदु का पर्याय है या इंदु का पर्यायवाची होता है या इंदु का अर्थ है चंद्रमा, तो उत्तर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है 15 अगस्त कविता के अनुसार नए युग की पतवार किनके हाथों में है। तो उत्तर होगा नए युग की पतवार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हाथों में है, उन्हीं के हाथों इस देश का नवनिर्माण होगा। अगली पंक्ति है, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक समस्याएं हैं जो देश को तोड़ने के में लगी हुई है, उन समस्याओं का नाम बताइए। तो उत्तर होगा प्रमुख समस्याओं के रूप में हम आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि का नाम ले सकते हैं। अगला प्रश्न है अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तकों में मात्र किन दंपतियों को स्थान मिला है, यानी कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक जो प्रकाशित किया था, उसमें 2 कवि ऐसे हैं जो पति पत्नी हैं और उनमें गिरजा कुमार माथुर और उनकी पत्नी शकुंत माथुर है। इन दोनों को तार सप्तक में स्थान मिला है, गिरजा कुमार को पहले तार सप्तक में और शकुंत माथुर को दूसरे तार सप्तक में, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है गिरजा कुमार माथुर की कौन सी रचना पद्धतियों के विराट संघर्ष पर आधारित है। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीकल्प, जो कि प्रतीक नाट्य के अंश हैं, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो विचारधाराओं का संघर्ष है, जैसे साम्यवाद और पूंजीवाद का जो आपसी संघर्ष है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और भी ज़्यादा उभरा है, उस पर आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की स्थितियों को बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत करता है यह महाकाव्य, उसका नाम है पृथ्वीकल्प। तो आप याद रखिए उत्तर होगा पृथ्वीकल्प। अगला प्रश्न है 15 अगस्त कविता में कौन सी जीत की रात की बात कही गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर होगा 14 अगस्त 1947 की जो रात होती है और जो 12 बजे के बाद जो ही 15 अगस्त होती है, उस रात की बात यहाँ पर कही गई है और वो जीत की रात थी, क्योंकि भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, इसीलिए कवि ने उसको जीत की रात कहा है। अगला प्रश्न है 1983 में प्रकाशित गिरजा कुमार माथुर की रचना कल्पांतर में किसकी समस्या का वर्णन किया है। तो उत्तर होगा युद्ध की समस्या, आणविक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका, वैज्ञानिक प्रगति में संहार के बीजों का अंकुरण महसूस करना, यानी कि विज्ञान का प्रयोग विनाश के रूप में, खतरे के रूप में प्रयोग में लिए जा रहे हैं, लेने की आशंका है, उसका वर्णन है। युद्ध और शांति की समस्या का चिंतन और चिंता, विश्व समस्या का चिंतन और चिंता व्यक्त की गई है इस रचना में। अगला प्रश्न है 15 अगस्त कविता के अनुसार किसकी प्रतिमाएं टूट रही है। तो उत्तर होगा पुराने सिंहासन की, अर्थात अंग्रेज राज्य की या कि राजतंत्र की के जो सिंहासन हैं वो टूटकर धराशायी हो रहे हैं। और शायद यह अंतिम प्रश्न है, कल्पांतर में किसका वर्णन है। उत्तर लिखिएगा, कल्पांतर में विश्व समाज की वर्तमान स्थिति और पृथ्वी के अस्तित्व को केंद्र बिंदु बनाकर समाज में व्याप्त आतंक, अत्याचार, हिंसा, अन्याय, शोषण, पाशविक वृत्ति, हत्या, दहशत, बर्बरता, युद्धोन्माद और पूंजीवादी देशों की कूटनीतिक चालों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुस्तक में के निवेदन में लिखा है कि कल्पांतर आधुनिक युग की वैज्ञानिक प्रगति के परिप्रेक्ष्य में पद्धतियों के विचारधारात्मक संघर्ष पर आधारित प्रतीक काव्य हैं, जिसमें युद्ध और शांति की विश्व समस्या को मानवीय संदर्भ में प्रस्तुत करने का
प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार हमारी ये चर्चा यहाँ पर ख़त्म होती है और इस चर्चा के साथ ही गिरिजा कुमार माथुर भी का जो पाठ है वह भी पूरा होता है। इसमें हम पर्याप्त मात्रा में विचार विमर्श कर चुके हैं। 5 चर्चाएं जो कि आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें इस पाठ को अधिक से अधिक व्याख्यायित और विश्लेषित करने का प्रयास किया है। आप उन चर्चाओं को सुने और याद करें, निश्चय ही आपको इसमें मदद मिलेगी। और जो हमारी जो अगली चर्चा है, अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग की जो कविता है रघुराज सिंह हाड़ा और उनकी कविता शहीद की माँ, जो कि महत्वपूर्ण पाठ है, ये राजस्थान के कवि हैं, इस पर आधारित होगी और इस पर भी उसी प्रकार से जैसे पिछली चर्चाएं की है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।